आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ जी, महिला की अध्यक्षा अजंता मैडम, आनंद शुक्ला जी, मौलाना साहब, अभी आपने जो हमारे भाई से बात सुनी निजामुद्दीन राहिम साहब और सभी प्रमुख साथी, बहुत से सीनियर लोग आज नीचे भी बैठे हैं, और अगर सब जब नीचे बैठकर शुरू करते हैं तो कांग्रेस की असली शान आ जाएगी। आज का सब्जेक्ट है गांधी जी और उनकी विचारधारा, समय की मर्यादा। उस समय की मर्यादा को देखते हुए उनके जीवन की 3 ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं आपके सामने सविस्तार रखना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूं, जो तरीके से निजाम भाई ने कहा, मैं ये मानता हूं कि इस देश के अंदर ये पिछले 100-150 वर्षों में ऐसे 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ, 2 व्यक्तियों का, जिन्होंने इस देश को नई दिशा दी, इस देश की दिशा बदली। जिस देश के अंदर 5-10 हजार घुड़सवार आते थे और 25 करोड़ के देश के अंदर घुसते हुए चले जाते थे, सोमनाथ मंदिर को लूट लेते थे, वापिस चले जाते थे, मारधार करते जाते थे, लेकिन 25 करोड़ लोगों में इतना नहीं था कि इकट्ठा हो जाए और उनको रोक दे और उनको वापस भेज दे या उनको वहीं गाड़ दे। 2 व्यक्ति पैदा हुए, एक महात्मा गांधी, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जो ये देश पूरा बटा हुआ था, देश की ताकत पूरी बटी हुई थी, उस देश में इन 2 लोगों ने क्या बदलाव लेके आए, मैं अपने मेरे मामूली तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत में करूंगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी से। 1914 अंग्रेजों ने उनको बर्मा में जेल में रखा था। एक 8 बाई 8 फुट का एक कमरा सा बना के उसके अंदर 6 साल तक रहे। उसी बीच में उनकी पत्नी का देहांत हुआ। लोकमान्य तिलक साहब जब 1914 में वापस आए तो उनके मन के अंदर एक ज्वलंत भावना थी। उनको दोबारा जेल जाने का डर नहीं था। उनको एक ही बात थी कि इस हिंदुस्तान को कैसे इन अंग्रेजों से मुक्त कराया जाए। और उस समय के ऊपर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह लोगों से जाके विचार विमर्श करके और ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम भाई अलग अलग रह के अंग्रेजों का उससे फायदा हो रहा। अब मैं सूक्ष्म तरीके से बातें बोलता जाऊंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के एडवोकेट थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। बड़े ताज्जुब की बात लगेगी आपको, उनके सारे केस मोहम्मद अली जिन्ना साहब लड़ते थे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इंडियन मुस्लिम लीग बनाई थी, पहले कांग्रेस में थे, फिर इंडियन मुस्लिम लीग बनाई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सबको इकट्ठा करके कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सालाना सेशन लखनऊ के अंदर 1616 28 दिसंबर
इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक स्टेज पे लेके आए और वो स्टेज पे ला के उन्होंने जो सबको समझाने का काम किया कि भाई इस देश से अंग्रेजों का अब जाना जरूरी है। लोकमान्य तिलक का जो एक नारा था कि हमें इस देश के अंदर स्वराज चाहिए, उनका वो स्वराज का मैं अर्थ, जो कांग्रेस का जो अर्थ था वो समझाना चाहता हूं। उसका अर्थ ये था कि हमें इंग्लैंड की क्वीन, इंग्लैंड का किंग मंजूर है, वो हमारा राजा है, मंजूर है, लेकिन इस देश के अंदर देश चलाने के लिए कलेक्टर अंग्रेज होगा, कमिश्नर अंग्रेज होगा, मिनिस्टर अंग्रेज होंगे, प्राइम मिनिस्टर अंग्रेज होगा, वायसरॉय अंग्रेज होगा। ये गलत है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने सन 1860 में जो मुनादी की थी, जो रूल निकाला था, वो ये था कि हिंदुस्तानी और अंग्रेज बराबर है, तो बराबरी का हमको भी हक मिलना चाहिए, हिंदुस्तान के ऊपर हमें स्वराज्य का अधिकार मिलना चाहिए, हिंदुस्तान पर हम राज्य करके दिखाएंगे। उनको अंग्रेजों से नफरत नहीं थी उस वक्त, उनको यह था कि हम अपना देश चला सकते हैं, हमारे पास लोग हैं, स्वराज्य हम चलाएंगे। लेकिन उस जेल से वापस आने के बाद उनका यह बना था कि अब स्वराज नहीं, अभी पूर्ण स्वराज, स्वतंत्रता, अंग्रेजों से स्वतंत्रता, और अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी करनी बहुत जरूरी थी, जो उन्होंने करके दिखाई। और महात्मा गांधी जी उस सेशन के अंदर मौजूद थे। महात्मा गांधी जी उस समय पे वो साउथ अफ्रीका से आए थे दिसंबर 1914 में, और पहले पूरे भारत में भ्रमण करके देख रहे थे। और उस समय पे उस सेशन के अंदर लोकमान्य तिलक की उन बातों को उन्होंने अपने दिल के अंदर रखा और उन्होंने उनके हिसाब से काम करना शुरू किया। समय की कमी है, हिंदू मुस्लिम एकता का जो लोकमान्य तिलक का जो उन्होंने जो आधारशिला रखी, उस आधारशिला को पकड़ के गांधी जी जब आगे चले, तो उसी के अंदर मैं निजाम भाई से जो मेरी एक विनती थी, वो विनती आधी पूरी की आधी पूरी नहीं थी। एक समय ऐसा आया कि जब अंग्रेजों का जब वर्ल्ड वॉर एक खत्म होने को आया, तो जो खलीफा थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, और वो कार्रवाई पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को मंजूर नहीं थी। अब पूरे मुस्लिम भाई उस चीज का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने ये मौका देखा, उन्होंने कहा खाली मुस्लिम क्यों विरोध करेंगे, अंग्रेजों ने अगर गलत किया है खलीफा के संग, तो हिंदुस्तान का हिंदू भी विरोध करेगा, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर विरोध करेंगे, और ये खिलाफत मूवमेंट की वहां पे नींव रखी गई। ये मैं चाहता था आपके द्वारा डेट वाइज मैं चाहता था बताते। तो वो खिलाफत मूवमेंट का जो आधारशिला थी, वो थी कैसे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे आ जाए, देश एक हो जाए। उधर गांधी जी जो ये छुआछूत की प्रथा चल रही थी, जो दलित और स्वर्ण का आपस का एक वातावरण एकदम गलत चल रहा था, उसको दूर करने के लिए गांधी जी काम कर रहे थे। 1914 में साबरमती आश्रम के अंदर उन्होंने साफ सफाई करने वाले वाल्मीकि समाज की महिला को अपना रसोई का जो खाना बनाने के लिए रखा, और उस समय पे कस्तूरबा, उन्होंने कहा बापू मैं जाती हूँ, गांधी जी ने कहा जाइए आप आपके घर पे जाइए, लेकिन ये जो मेरा सिद्धांत है, जो देशवासियों के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि छुआछूत से हम जिंदा नहीं रह सकते, हम लोगों की एकता नहीं हो सकती, हम लोगों की ताकत नहीं बढ़ सकती, और ये गलत ही चीज है, एक अन्याय करना है एक समाज के ऊपर, ये मेरे को मंजूर नहीं। और आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि गांधी जी के साबरमती आश्रम के लिए जो पैसे आया करते थे, वो पूरे अहमदाबाद के उधर के सब लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया।
आश्रम कैसे चलेगा मुश्किल हो गया। और तब साराभाई, जो साराभाई केमिकल्स, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके परिवार का उस वक्त का व्यक्ति ये आया और कहते हैं कि उसने एक थैली इनके हाथ में रखी जो 13,000 रुपए थे। आज वो 13,000 रुपए भी मैं कहता हूँ 13 लाख के बराबर की बात है। और उससे फिर गांधी जी को हिम्मत आई और फिर उनका काम शुरू हुआ। तो ये एक हिंदुस्तान की जो प्रथाएं थी, ये एक तो प्रथाओं से उनको लड़ना था, एक सब लोगों को इकट्ठा करना था। वर्ल्ड वार 1 खत्म हुआ, खेड़ा मूवमेंट के ऊपर बोला जाएगा, लेकिन गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान भाइयों के लिए लड़ाई खेड़ा में शुरू की थी, जो अपना पैसा नहीं भर पा रहे थे अंग्रेजों को। तो उस समय के ऊपर अंग्रेजों ने गांधी जी के पास ये कहा था कि हम आपकी शर्तें मंजूर करते हैं, लेकिन आप हमारी सरकार की मदद करें, हमें फौजियों की जरूरत है। हमें आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि वो अहिंसा का पुजारी, उसने मिलिट्री के अंदर लोगों ने जाना चाहिए। उसके लिए महात्मा गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने अपना मैसेज फैलाया कि ये समय है अंग्रेजों की हम मदद करें और अंग्रेज इसके बदले में हमारी बातें सुनेंगे। वर्ल्ड वार खत्म हुआ, बहुत से हिंदुस्तान के लोग फौज में गए और वर्ल्ड वार खत्म होते ही इंग्लैंड ने एक कमेटी बना के इंडिया में भेजी और वो कमेटी का नाम था रॉयलेट कमेटी। और रॉयलेट कमेटी ने अपना एक कानून बनाया हिंदुस्तानियों को मदद करने की जगह। उसका कानून ये था कि कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ अगर हमको उसको जेल में डालना है तो उसकी अपील नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर उसका जरा जुना हमको पता लग जाता है, सबूत नहीं भी मिलते, तो हमको उसके ऊपर निर्णय देने का अधिकार हो जाना चाहिए और इमीडिएट निर्णय होना चाहिए, इमीडिएट सजा होनी चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को कोई मौका ही ना मिल सके कि किसी प्रकार से वातावरण तंग करने का मौका मिल सके। पूरे देश में मंजूर नहीं था, पूरे देश में एकदम गुस्सा फैल गया और गांधी जी ने उस समय पे, बात है 23 मार्च 1919, गांधी जी उस समय पे श्री राजा गोपालाचारी साहब के संग मद्रास से, अपना चेन्नई से हैदराबाद की तरफ निकले थे, जगह जगह पे मीटिंगें करते जा रहे थे। और उस समय के ऊपर गांधी जी के रात में ये स्वप्न आया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल करेंगे। गांधी जी ने दूसरे दिन ही बिना किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने कांग्रेस वालों को पूछे, उन्होंने अपनी अपील देश भर में जारी कर दी कि हम लोग 30 मार्च को पूरा 1919 पूरा हिंदुस्तान बंद रखेंगे। बाद में सबने कहा ये समय कम है तो 6 अप्रैल को करिए। मुनादी हो गई, पूरा हिंदुस्तान तैयार हो गया अंग्रेजों के खिलाफ। गर्मी थी एकदम, और पंजाब के लोग तो एक कदम आगे रहते हैं। एक कदम आगे इसलिए थे कि सबसे ज्यादा फौज में उनके लोग मरे थे उस समय पे वर्ल्ड वार 1 में, और ये रॉयलेट एक्ट उनको समझ नहीं आ रहा। और उस समय के ऊपर 6 अप्रैल को दोबारा जब वहां पे सब हुआ, और उसके बाद 9 अप्रैल को रामनवमी का दिन, रामनवमी के दिन अमृतसर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे मिलके एक बहुत जोरदार प्रोसेशन निकल रहा था। भगवान राम जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख यूनिटी जिंदाबाद, और हमारा देश आजाद कैसे हो इसके बारे में नारे दिए जा रहे थे। अंग्रेजों की तरफ से पुलिस आ गई और ये जो मोर्चे को जो लेके आगे चल रहे थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इन दोनों को उन्होंने जेल में डाला। जैसे ही उनको जेल में डाला तो पूरा जो हजूम था वो पूरा अमृतसर के ऊपर टूट पड़ा। अंग्रेजों के 5 बैंक जला दिए गए, 4 अंग्रेजों को मार दिया गया, और एक शेरवुड करके महिला थी उसको बहुत मारपीट करके एक जगह पे फेंक दिया गया। ये चीज गांधी जी कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अंग्रेज इसके खिलाफ
कुछ भी कर सकते हैं। और वही हुआ। ये चीज होने के बाद गांधी जी बंबई से निकल पड़े ट्रेन से जाने के लिए, शांति देने के लिए, और उधर अंग्रेजों ने जनरल डायर को भेज दिया अमृतसर कि ये जो हालत बनी है इस हालत के ऊपर कंट्रोल करो जाके। जनरल डायर पहुंच गए अमृतसर। 10 अप्रैल का दिन उन्होंने पूरी मुनादी करा दी कि अब के बाद कोई 5 से ज्यादा हिंदुस्तानी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, कहीं तो कोई मीटिंग नहीं लेगा। पूरे पंजाब के अंदर ये एक मुनादी करवा दी गई। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन, जलियांवाला बाग और उसके बाजू में है गोल्डन टेम्पल। बैसाखी का दिन होने की वजह से हजारों सिख भाई, औरतें, बच्चे दर्शन करने जा रहे हैं, हिंदू भी दर्शन करने जा रहे हैं और निकल के वहां से आ रहे हैं जलियांवाला बाग के लिए। ये बात जरूर है, उस समय पे जो वहां के कांग्रेस के वर्कर्स थे उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि हम एक मीटिंग करके अंग्रेजों के खिलाफ बात करेंगे। जनरल डायर को जब बात पता लगी, जनरल डायर 50 पुलिस वालों को लेके, गोरखा रेजिमेंट को लेके, उनके पास कहते हैं कुछ 1300-1400 जो गोलियां थी, वो पहुंच गए जलियांवाला बाग के अंदर। और उस जलियांवाला बाग के अंदर जिसका दरवाजा एक ही था, वहां पे औरतें, बच्चे जो मंदिर से निकल के आए थे सब वहां पे इकट्ठे थे और वहां पे गोलीबार हुआ। उस गोलीबार के अंदर 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 379 लोग उसी जगह के ऊपर मारे गए। गोली चलती जा रही है, उसने कोई वार्निंग भी नहीं दी थी। और आप पूरे पंजाब की टेलीग्राफ सिस्टम और सब चीज बंद कर दिया गया। इधर गांधी जी निकले थे पंजाब में शांति देने के लिए और इधर जब 13 अप्रैल को यह हो रहा था तो उसी समय पे आपने जो अजमल खान साहब का नाम लिया, अजमल खान साहब और मुंशी, स्वामी मुंशी जी, श्रद्धानंद जी, वो हिमाचल के बहुत बड़े एक धार्मिक व्यक्ति थे। वो श्रद्धानंद जी को लेके जामा मस्जिद के ऊपर मीटिंग की जा रही है। हिंदू मुस्लिम पूरे इकट्ठे हैं वहां पे। उनको ये समझाया जा रहा है अब आपका एक होने का समय आ गया है। जलियांवाला बाग में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं। और जब ये मीटिंग वहां पे चल रही होती है तो वहां पे भी गोलीबार किया जाता है, क्योंकि रॉयल एक्ट ऐसा था, उस रॉयल एक्ट के अंदर था कि इनको किसी को आवाज तक करने का अधिकार नहीं है। और वो वहां पे गोलियां चली, दिल्ली में भी लोग मारे गए। और उस समय के ऊपर श्रद्धानंद जी को, अजमल खान साहब को, सबको फिर जेल में ले जाया गया। और उसके बाद गांधी जी को मथुरा से आगे पलवल करके जगह आती है, वहां से अरेस्ट करके उनको वापस मुंबई भेजा गया। कहने की बात है कि जो ये खिलाफत मूवमेंट रहा या जो लोकमान्य तिलक का दिया हुआ एक सिद्धांत रहा, जो गांधी जी के पूरे देश के अंदर की मेहनत रही, वो मेहनत का अंजाम कि अंग्रेज इतने बौखला गए थे कि उस बौखलाहट के अंदर उन्होंने जलियांवाला बाग का कांड किया। अब उस कांड की बात को मैं एक ही लाइन में खत्म करता हूं कि अंग्रेज हमारे पूर्वजों के लिए क्या सोचते थे। जब जनरल डायर, रेजिनाल्ड डायर से पूछा गया इंग्लैंड के अंदर, अरे आपको जरा भी कुछ हुआ नहीं जब ऐसे गोलियां चल रही थी, औरतें मर रही थी, आदमी मर रहे थे, आपको कुछ हुआ नहीं? तो उनका ये शब्द था कि ये हिंदुस्तानी कुत्ते, इनको मेरी जूती की नोक पे रख के ही हम हिंदुस्तान चला सकते हैं। ये विचारधारा उन लोगों की थी जिसके खिलाफ गांधी जी को लड़ना था, पूरे हिंदुस्तान को लड़ना था। देखिए, एक समझने की बात, गांधी जी ने उसके बाद बहुत मेहनत की। मेहनत करके मैं सीधा 11 साल आगे निकल आता। नमक का आंदोलन हुआ। नमक के आंदोलन में गांधी जी को जेल में डाल दिया गया और उसके बाद अंग्रेज काफी थक गए थे तो उन्होंने कहा, भाई आपको स्वराज के रूप में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, आप लोग अपने एमएलए MP चुन के आप आपका थोड़ा अपना कारोबार चला सकते हैं।
और उसके लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस रखी गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड के अंदर। गांधी जी ने कहा हम इसको नहीं मानते, अगर आपको हमें देना है तो हम यहां पे बनाएंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं। कांग्रेस की तरफ से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं गया, गोलमेज कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को जेल से मुक्त किया, मीटिंग के लिए अपने पास बुलाया और उनसे उन्होंने उस समय पे एक पैक्ट किया। देखिए मैं शॉर्ट में जा रहा हूं। उस समय पे एक पैक्ट हुआ कि भाई देखिए हम आपके चुने हुए नुमाइंदों को देंगे, हम आपकी सारी चीजें मान्य करेंगे, नमक के आंदोलन को बंद कर दीजिए, उस आंदोलन के अंदर जितने लोगों को जेल में डाला गया है उनको छोड़ दिया जाएगा, गांव के अंदर कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए नमक पैदा करता है तो हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। और जो गांधी जी ने एक शर्त रखी कि ये पुलिस वाले जो हैं, जो अधिकारी आपके कलेक्टर वगैरह हैं, ये इन लोगों ने सेवक की तरह काम करना चाहिए, मालिक की तरह काम नहीं करना चाहिए। सारी चीजें मान्य हुई और ये बात सही है कि गांधी जी ने 4 दफा लॉर्ड इरविन को रिक्वेस्ट की थी कि भाई देखिए शहीद भगत सिंह को फांसी होने वाली थी। आरएसएस वाले बहुत गांधी जी की बुराई करते, गांधी जी के सामने उस वक्त 2 चीजें थी, एक हिंसा वो कभी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन भगत सिंह के लिए फिर भी उन्होंने बात की 4 दफा उससे। उन्होंने कहा बाबू जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है आप उसको सपोर्ट कर नहीं सकते, और आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम आपको इतना बड़ा ये पैक्ट दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान को चलाने की ताकत दे रहे हैं, आप इस चीज को स्वीकार करिए। ये भगत सिंह की बात को आप मत चलाइए। कहते कि जिस दिन भगत सिंह को शहीद होना था उससे एक रात पहले भी अर्जेंट मैसेंजर भेज के गांधी जी ने पत्र लिखा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अलग वातावरण बन रहा है, आप मेहरबानी करके इस चीज को रोक दीजिए, ये गलत हो रहा है, आपके लिए भी गलत है, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी ठीक नहीं है। नहीं सुना वो। मैं ये बात क्यों आपको कहना चाहता हूं कि आरएसएस वाले कहते हैं कि गांधी जी ने उसके बारे में कुछ किया नहीं, लिखित में है। अभी भी अगर वहां पे दिल्ली के रिकॉर्ड्स में निकाल के देखा जाएगा तो गांधी जी के 2 तो लिखे हुए लेटर्स, और जब उन्होंने इरविन के साथ मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में बातें की थी, वो है। तो इसके बाद जो सबसे पहले बड़ी बात इरविन ने गांधी जी को बनाई कि आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, ये मसौदा हमारा, आपको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बैठना पड़ेगा। गांधी जी गए और वो पहली मुलाकात थी गांधी जी की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, पहली मुलाकात। उससे पहले जब 1927 में 14 तले का आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बारे में गांधी जी ने उनकी तीनों जो मैगजीनें निकलती थी उसके अंदर सपोर्ट करके लिखा था। 1927 में साबरमती आश्रम की जितनी मैगजीन निकलती थी कि जो किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो बिल्कुल समय की मांग है, और लोगों ने इस चीज को समझना चाहिए कि ये चीज गलत थी। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो गई, गांधी जी जल्दी वापस आ गए। अब एक कहानी शुरू होती है। अंग्रेजों ने कहा कि ये चुनाव कराए जाएंगे, दलित बांधव वोट अलग डालेंगे, मुस्लिम वोट अलग डालेंगे, हिंदू वोट अलग डालेंगे। इसका मतलब कि लोगों के अंदर डिवीजन होगा। गांधी जी ये नहीं चाहते थे। गांधी जी ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उनको अपना यरोदा जेल में भेज दिया गया। और उसके बाद 5 सितंबर 1932 इंग्लैंड से आदेश निकल गया कि कानून बन गया, दलित बांधव अपने लोग अलग चुनेंगे, मुस्लिम अलग चुनेंगे और हिंदू अपना अलग चुनेंगे। कानून बन के आ गया। और उस समय पे गांधी जी उन्होंने वार्निंग भेज दी कि भाई मैं उपवास के ऊपर जा रहा हूं, मेरी जान चली जाए, मुझे इस चीज की चिंता नहीं है, लेकिन ये मेरे जीते जी मैं नहीं होने दूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि उस समय अपने नोबेल laureate क्या कौन थे, टैगोर साहब ने
उन्होंने एक कविता लिख के भेजी थी कि महात्मा जी, मैं आपकी इन चीजों का हमेशा विरोध करता रहा हूं, लेकिन जो आप ये चीज कर रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान एक रहना चाहिए, आपकी इसके लिए जान भी चली जाती है तो हमको मंजूर है, लेकिन आप ये करिए। और इस प्रकार से उनका उपवास शुरू हुआ। और उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी जी की बात मान लेते हैं तो हम ये कानून वापस ले लेंगे। गांधी जी का उपवास तीसरे दिन पे पहुंच गया। जितने अपने हिंदुस्तान के सारे लीडर्स मुंबई में आए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिले और उनसे ये विनती की कि चलिए आप गांधी जी की बात सुनिए, वो क्या कहना चाहते हैं समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही बात कही कि जो हजारों साल से जिसका समाज, जिस व्यक्ति के समाज ने मेरे समाज को तकलीफ पहुंचाई है, उससे मैं क्या भरोसा कर सकता हूं, मैं उसको जाके क्यों मिलूं। लेकिन आखिर में अखबारों में जब खबरें निकल रही थी कि गांधी जी का जीवन समाप्त हो सकता है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 20 तारीख को उपवास शुरू हुआ था सितंबर को, 22 सितंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूना पहुंचे यरोड़ा जेल में। गांधी जी को शाम को 4 बजे मिले। पूरी कमेटी मदन मोहन मालवीय जी और वो दूसरे जितने भी लोग थे, सीआर राजा गोपालाचारी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संग एमसी राजा और ऐसे 5-6 बहुत उस वक्त के चुनिंदा जो लीडर थे, सारे पहुंचे। आपस में बातचीत शुरू हुई और वो बातचीत के अंदर 25 तारीख की सुबह, 24 तारीख की सुबह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब गांधी जी के संग बैठे, देखो अभी ये बात समझने की है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक तरफ, महात्मा गांधी जी एक तरफ। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ साउथ अफ्रीका में, जब वो एक ट्रेन के अंदर बैठे थे, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया था, एक अंग्रेज कंपार्टमेंट में आया था और लाते मार के सिर से बालों से पकड़ के बाहर फेंक दिया था उनको। किसको? महात्मा गांधी को। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनके समाज को इतने सालों से हिंदुस्तान के अंदर सताया जा रहा था, तकलीफ दी जा रही थी, उनको अपने बराबर का नहीं समझा जा रहा था, ये दो व्यक्तियों का मिलन। महात्मा गांधी एक तरफ जो अपने समाज को समझाना चाहते थे, आप ये गलत कर रहे हैं, मत करिए, मिलकर रहिए। अपना खाना बनाने के लिए उन्होंने एक वाल्मीकि समाज की महिला को रखा, लोगों को ये दिखाने के लिए। और उधर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनको अपने समाज को ताकत देनी थी कि वो संघर्ष करे और उनका जो हक है वो ले। देखिए ये दो व्यक्तियों के बीच का फर्क, दोनों का जन्म होता अन्याय से। गांधी जी का जन्म हुआ जब उनको ट्रेन से मारपीट के बाहर फेंका गया, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ जब कालाराम मंदिर के अंदर दर्शन देने की उनको इजाजत नहीं दी गई। जब वो बैरिस्टर बने, बड़ौदा के गायकवाड़ ने उनको अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन पूरे बड़ौदा के अंदर उनको कोई घर देने को तैयार नहीं था। उस समय पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। तो ये दो व्यक्ति, दो महान व्यक्ति जो हिंदुस्तान के तेरे अहमियत रखते थे, आधा आधा हिंदुस्तान दोनों की तरफ था, वो मिल रहे हैं एक जेल के अंदर, एक आम के पेड़ के नीचे, जहां गांधी जी अर्ध मृत्यु की व्यवस्था में लेटे हुए पलंग का चारपाई के ऊपर, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बाजू में बैठे हैं। और उस समय पे गांधी जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हर चीज को मान्य कर दिया। क्या मान्य कर दिया? कि जो रिजर्वेशन डाली जाए। गांधी जी का एक ही कहना था कि दलित बांधव हो, स्वर्ण बांधव हो, वो चुन के आएगा सभी के द्वारा। दलित वोटर अलग रहेगा, स्वर्ण वोटर अलग रहेगा, ऐसा नहीं होगा। और उस समय के ऊपर जो पुनः करार हुआ, जिसके अंदर 10% रिजर्वेशन रखी गई दलित बांधवों के लिए, एमपी एमएलए नौकरियों में, सब चीजों में। देखो आज तक ये बात पूना करार सब लोग सुनते हैं, लेकिन पूना करार पढ़ने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो रिजर्वेशन क्यों आई, कि ये देश इकट्ठा रहे,
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनकी विचारधारा में जब उन्होंने ऐसे विधानसभा में एक बात कही थी कि कोई कहता मैं मराठी हूं, कोई कहता मैं मुसलमान हूं, कोई कहता मैं हिंदू हूं। अरे हिंदुस्तान उस वक्त ताकतवर बनेगा जब सब कहेंगे दैट आई एम एन इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूं। और गांधी जी की विचारधारा कि जैसे ही वो साउथ अफ्रीका से आए थे तो उनके मन के अंदर एक ही चीज थी कि मुस्लिम बांधव सोचते ये हिंदू हम पे राज करेगा, हिंदू सोचता है मुस्लिम बांधव राज करेंगे, राजा महाराजा अलग सोचते हैं कि अगर ये लोग ताकतवर बन गए तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो इन सारी ताकतों को इकट्ठा कैसे करना, उनकी भी वही विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी वही विचारधारा। दो लोग मिल रहे हैं जेल के अंदर, एक आदमी अर्ध मृत्यु व्यवस्था में पड़ा हुआ है और दोनों मिलकर एक करार करते हैं। वो करार है पूना करार। कांग्रेस पक्ष के लोगों को यह पूना करार पढ़ना चाहिए। जब तक आप पूना करार नहीं पढ़ेंगे आपको कांग्रेस क्या है वो समझ आने का मुश्किल पड़ेगा कि गांधी जी क्या कांग्रेस बनाना चाहते थे, कैसे हिंदुस्तान को एक कर देना चाहते थे। और फिर वो पूना करार हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लौट के आ गए, रविन्द्रनाथ टैगोर पहुंचे पूना, कलकत्ता से सीधे पूना पहुंचे, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निकल चुके थे। इंग्लैंड में मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके पास मैसेज पहुंचा पूना करार का यह मसौदा है। गांधी जी को उन्होंने कहा, टेलीग्राम भेजी, गांधी से कहो उपवास छोड़ दे। गांधी जी ने कहा जब तक कानून बन के नहीं आएगा मैं उपवास नहीं छोड़ूंगा। आप सरप्राइज हो जाएंगे, इंग्लैंड में ना उससे पहले हुआ था ना आज तक हुआ है। संडे के दिन उनकी पार्लियामेंट बैठी और उसके अंदर यह निर्णय लिया गया, कानून का परिवर्तन किया गया ताकि ये गांधी की जीवन बचा रहे। जो एक गांधी के बारे में हिंदुस्तान में जो एक भावना थी, और उससे बड़ी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जब गांधी जी उपवास पे उतरे थे तो जितने कांग्रेस के लीडर थे, ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, सब अपने अपने क्षेत्रों पे काम पे लग गए थे। महालक्ष्मी का मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, कालाराम का मंदिर, दलित बांधवों को पकड़ पकड़ के दर्शन करने के लिए ले जा रहे थे। यह परिवर्तन की एक दिशा गांधी जी के उपवास के संग शुरू हुई थी, परिवर्तन की दिशा। वो परिवर्तन तो बाद में पूरा तब हुआ जब कांग्रेस पक्ष ने निर्णय लिया कि इस देश की घटना लिखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखेंगे। तो एक परिवर्तन की दिशा थी कि जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में दलित हो, स्वर्ण हो, सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सबको ये विश्वास बनेगा कि हाँ भाई इस देश के अंदर हर व्यक्ति को समान का सम्मान है। तो इस प्रकार से गांधी जी का एक जीत हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को गांधी जी के ऊपर कम ही विश्वास था। और वो सच्ची बात है। बात सच्ची ये है कि गांधी जी चाहते थे लेकिन ये देश नहीं चाहता था। गांधी जी के उपवास की वजह से मंदिरों में लोगों को ले गए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस वक्त नहीं, मायावती यूपी की चीफ मिनिस्टर रही है, आज भी यूपी के हाथरस के अंदर जो राजपूत जाति के लोग हैं उन्होंने उस दलित जाति की बहन के उधर वहां पे उन लोगों ने आमने सामने कैसा एक युद्ध का वातावरण बना दिया। देखिए समझने की बात, 1932 में पूना करार होता है, आज कितना टाइम हो गया भाई, 2020। तो मैं ये कहूंगा कि हम लोगों को 90% सफलता मिली अभी तक 90%, 10% सफलता अभी भी नहीं मिली। अभी भी साउथ के अंदर कितने ऐसे गांव हैं जिसके अंदर एक दलित बांधव एक स्वर्ण बांधव के आसपास नहीं खटक सकता। तो ये वो 10% भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जो उस समय भी शुरू हुआ था। और यही कारण है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, वो उनको शक था और उनकी बात सही थी, क्योंकि ये देश के अंदर इतने हजारों साल से जो लोगों का माइंड बन चुका था तो उसको बदलने में टाइम लगता है। अब मैं आता हूं गांधी जी के एक और चेहरे पर आपके सामने रखने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन बहुत कामयाब हुआ। 25 लाख से ज्यादा कांग्रेसी गिरफ्तार हुए। हमारी नेता इंदिरा गांधी 22 साल की थी। इलाहाबाद के अंदर वो पूरी महिलाओं को लेकर जब निकली थी मैदान में, तो अंग्रेज उनके वो घोड़ों पे आई हुई पुलिस इंदिरा गांधी को ऐसे पकड़ के ले जाकर उन्होंने जेल में फेंका और 8 महीने की सजा सुनाई थी। उसी वर्ष उनकी शादी हुई थी। उन्होंने अपने घर के सुख को नहीं देखा था और इंदिरा गांधी ने कभी ये भी नहीं सोचा होगा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री बनूंगी या मेरे पिताजी बनेंगे या मेरा बेटा बनेगा। उस समय में खाली एक ही चीज थी, कुछ देने की भावना, सेक्रीफाइस करने की भावना। आरएसएस वालों के पास, उस वक्त की हिंदू सभा के पास एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर की इस प्रकार का लोग करने की कभी अगर कोशिश भी करते थे, लेकिन अगर सामने अंग्रेज आ जाते थे तो पीछे हट जाते। तो ये अब जो आपके सामने मैं चीज लेके आ रहा हूं, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1944 वर्ल्ड वार खत्म हो गया। इंग्लैंड के अंदर सरकार बनी एटली साहब की, लेबर की सरकार बनी और उस समय में उनका वातावरण ये सामने आ गया कि भाई भारत को अब हमने आजादी दे देनी। और जैसे ये बात सामने आई तो उस समय के वायसरॉय ने यह निर्णय लिया कि गांधी जी जो जेल में थे 2 साल से, गांधी जी को जेल से मुक्त किया गया। और गांधी जी को जेल से मुक्त करने का कारण था, कारण यह था सन 1930 की बात है, दिसंबर का आखिरी हफ्ता, एक इलाहाबाद के अंदर एक इंडियन मुस्लिम लीग का सेशन होता है। उसके अंदर अपने वो कवि का क्या नाम, हाँ नहीं, मौलाना इकबाल साहब वो उस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे और उस अध्यक्षता को करते करते उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि भाई हिंदुस्तान की आजादी मिले न मिले, लेकिन इस परिस्थिति में भी जब ये वोटिंग का अधिकार मिल रहा है तो जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है उस मुस्लिम बाहुल्य इलाके में खाली मुस्लिम लीडर्स होने चाहिए। और इस प्रकार से पाकिस्तान बनने की भावना, और उन्होंने उस जगह का नाम पाकिस्तान दिया। और कहते हैं कि उस सेशन के अंदर लोग जितने इकट्ठे थे वो नीचे से उनको बोल रहे थे, अरे भाई कोई आप अपनी नई कलम सुनाइए आप ये, लेकिन ये अपना ये रेजोल्यूशन पास कराने में लगे थे, लोगों के अंदर बंटवारा करने में लगे थे। और 1944 जून महीने में गांधी जी जेल से बाहर निकले और उस समय पे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपनी जिद पकड़ ली थी कि भारत को आजादी दी जा रही है तो एक पाकिस्तान बने, एक हिंदुस्तान बने, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनके वो अपना रहे, मुस्लिम और हिंदू अपने रहे। और गांधी जी उनको छोड़ा गया, जबकि वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को जून 1945 में छोड़ा गया। पटेल, नेहरू सब जेल में रहे, लेकिन गांधी जी को छोड़ दिया गया ताकि ये एक कोई रास्ता निकाले इस बातचीत का। मोहम्मद अली जिन्ना साहब के संग 21 दिन तक मीटिंग हुई उनकी, 3 घंटे 4 घंटे उनके घर में जाके रोज बैठते रहे, उनको समझाते रहे कि भाई इससे देश का नुकसान होगा, इससे मुस्लिम्स का भी नुकसान होगा, इससे हिंदुओं का भी नुकसान होगा, हिंसा की भावना आएगी। लेकिन वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब एकदम पक्के थे अपने उसके ऊपर। और इसके बाद 1946 आ गया। 1946 की अगस्त की शुरुआत, उसके अंदर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भाई अब तो स्वतंत्रता मिलने का टाइम आ गया, अगर पाकिस्तान हमको नहीं मिलता है तो 16 अगस्त से हम मुसलमान डायरेक्ट एक्शन करेंगे। डायरेक्ट एक्शन की कॉल 16 अगस्त 1946। नतीजा क्या हुआ? सबसे एक उदाहरण देता हूं कि कलकत्ता के अंदर मुस्लिम भाइयों का जुलूस निकला, उनके सामने एकदम गर्मा गर्म भाषण हुए, वापस जाते हुए कितने हिंदुओं की दुकानें हिंदुओं को मार दिया गया। और सब देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं जो बात कह रहा हूं उस समय की, उस वातावरण की बात कर रहा हूं। और उसके बाद
ये 16 तारीख को हुआ। 17 तारीख को हिंदू बाहुल्य कलकत्ता था। जब हिंदुओं को ये सारी चीजें पता लगी, वो निकले और फिर जो कत्लेआम मुस्लिम बस्तियों में शुरू हुआ, तो उसके लिए गांधी जी ने, भाई मैं उपवास करके अपनी जान दे दूंगा। और फिर वहां पे इंडियन मुस्लिम लीग के सोहरावर्दी साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी ड्यूटी लगाई कि आप इमीडिएटली शांति पैदा करो, नहीं तो मैं अपना उपवास शुरू कर रहा हूं वहां पर। काफी शांति पैदा हुई। लेकिन वहां देखो, ये समझने की बात है कि कलकत्ता के अंदर अगर हिंदू भाइयों ने मुस्लिम्स को मारा, तो फिर एक नोआखाली जगह थी। नोआखाली के अंदर 18 लाख मुस्लिम, 4 लाख हिंदू। और वहां पे जो बदले का काम शुरू हुआ कि हर गांव, हर शहर कत्लेआम की आवाजें आने लगी, खून खराबे की आवाजें आने लगी। और उस समय पे फिर गांधी जी निकले दिल्ली से। गांधी जी पहुंचे कलकत्ता। सोहरावर्दी साहब ने कहा अभी वहां मत जाइए, पहले कलकत्ता के अंदर थोड़ी शांति पैदा करिए। गांधी जी ने कहा एक शर्त के ऊपर कि तुम अगर जाते हो शांति पैदा करने के लिए। सोहरावर्दी गए, लेकिन 6-8 दिन रुकने के बाद फिर गांधी जी 6 नवंबर को गांधी जी पहुंच गए नोआखाली। ये कहानी है नोआखाली। महात्मा गांधी एक हिंदू नेता मुसलमानों के बीच में जाके, उनके बीच में खड़ा होके वहां पे स्टेज के ऊपर से भाषण देता है, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। आपकी हदीस, आपके कुरान, आपकी किसी चीज में यह लिखा नहीं है कि आप इस तरह की चीज कर सकते हो। आप ये शांति पैदा करो। आप देखो, हम जब जोश में बात करते, गांधी जी ऐसे बात नहीं करते, वो नॉर्मल। भाई आप शांति पैदा करिए। आप ये क्या कर रहे हैं? वो जो एक हिंदू बहन को कोई पकड़ के कहीं पे ले गया है, या किसी जगह के ऊपर मुस्लिम भाई को किसी ने मारने का काम किया है, तो उसका भी घर बर्बाद हुआ है, उसका भी घर बर्बाद हुआ है। आप ये क्या एक पागलपने के ऊपर उतर आए? कहते हैं गांधी जी जब भाषण देकर नीचे उतरे, श्री रामपुर की बात है, और ये 17 या 18 नवंबर की बात है 1946। वहां पे कितने मुस्लिम नौजवानों ने घेर लिया गांधी जी को। बोले आप कोई मौलवी है क्या? आप ये कुरान की बातें करते हैं, आप ये हदीस की बातें करते हैं। जो आपके बिहार के अंदर इतने भाइयों मुस्लिम को मारा जा रहा है, कलकत्ता के अंदर इतना मारा गया, आप वहां क्यों नहीं गए, आप यहां क्यों आए? उस समय के ऊपर वो गांधी, जिसने 20 साल पूरे हिंदुस्तान को अपने जादू के ऊपर नचाया था, वो गांधी, वो जितने बुजुर्ग लोग, बड़ी उम्र के लोग सारे पहुंच गए और उन नौजवानों को मार मार के पीछे किया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमको पता है तुम्हारे सामने ये एक छोटी सी चीज कौन खड़ा है कि जिसकी ताकत की वजह से आज हिंदुस्तान को आजादी मिल रही है? तुम उसके ऊपर तुम इस तरह से बातें समझने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं गांधी जी? दिल्ली से उनको बुलावे आ रहे थे, जल्दी आइए, हमें पार्टीशन का मसौदा तैयार करना है, हमें स्वतंत्रता का प्रोग्राम बनाना है। गांधी जी ने कहा मैं आया अपनी मर्जी से हूं, जाऊंगा मेरी मर्जी से, लेकिन जब तक यहाँ नोआखाली के अंदर पूरी शांति नहीं पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ रहूंगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पूरे नोआखाली के अंदर आखिर में जो अंजाम हुआ कि फरवरी में गांधी जी जब वहां से निकलने लगे, तो वो एक हालत थी कि सारे मुस्लिम भाई खड़े हो के हर जगह पे गांधी जी को यह आश्वासन दे रहे थे कि गांधी जी जाइए, ये हिंदू बहन हमारी बहन है, आज के ऊपर इसके ऊपर कोई आंख उठा कर नहीं देखेगा, ये हिंदू भाई हमारा भाई है, इसके ऊपर कोई हाथ नहीं लगाएगा। कौन गांधी? क्या थी गांधी के अंदर ताकत? ये पागलपने के अंदर उसने एक शांति पैदा कर दी। मैं एक चीज आपको थोड़ी सुनाना चाहता हूं। ये बात है सन 2000 की। सन 2000 में हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन गया बांग्लादेश में, तो वहां वो अलग अलग लोगों को मिले। तो उन अलग अलग लोगों में
एक व्यक्ति से बात की उन्होंने, मुस्लिम भाई से बात की, भाई गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उस भाई ने बोला, साहब गांधी जी मेरे घर के अंदर आए थे, बड़ा तंग वातावरण था, मेरे पिताजी बहुत कट्टर मुस्लिम भाई थे, लेकिन गांधी जी जब पूरी रात वहां पे रहे तो गांधी जी ने एकदम वातावरण बदली कर दिया। गांधी जी ने मेरे पिताजी को जो पता नहीं क्या शिक्षा दी उन्होंने कि दूसरे दिन के बाद उस गांव और कस्बे के अंदर किसी की जान नहीं गई, किसी का नुकसान नहीं हुआ। दूसरे भाई को मिले, उसने कहा मेरे पिताजी मौलवी थे और गांधी जी हमारे घर के अंदर आ गए, बिना बुलाए हमारे घर के अंदर आ गए। उन्होंने कहा भाई रात को मेरे को आपके घर में रहना। मौलवी साहब से बातचीत शुरू हो गई। गांधी जी खाते कुछ नहीं थे, मूंग की दाल उबली खा ली, बकरी का दूध ले लिया, खजूर ले लिए। तो मौलवी साहब को गांधी जी, वो लड़का कह रहा है कि मेरे पिताजी को गांधी जी ने जो रखी हुई कुरान शरीफ थी, उस कुरान शरीफ की तरफ हाथ जोड़ के दिखाया। उन्होंने कहा भाई ये जो आपके हाथ से ये सब गलत काम हुए हैं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है क्या कहीं पे कि आप ये कर सकते? मौलवी साहब चुप हो गए, बोले नहीं हमने गलत कर दिया। उनका बेटा अभी जिंदा था, वो बेटा 75 साल का था उस समय जब ये 2000 में लोग मिलने गए। उन्होंने बताया, एक आदमी को मिले, उसने कहा हाँ मुझे याद है, मैंने गांधी जी के संग खाना खाया। कैसे खाया कि जब वो हमारे कस्बे के अंदर आए थे तो लोगों के बीच में बैठे थे और वहां पे हमने एक खिचड़ी बना के एक भोजन सबके लिए तैयार किया था। हिंदू मुस्लिम दलित सब मिलकर एक जगह पे खाना खाए थे। ये कौन बता रहा है? एक लड़का जो अभी 80 साल का हो गया था और उस समय तो कितनी उम्र का रहा होगा, वो कहता है कि मैं तो गांधी जी के संग बैठा था। तो उससे पूछा आपका क्या, उनके बारे में क्या वो है? कहते बहुत एक पवित्र आदमी थे, मतलब एक पायस पर्सन। ऐसा व्यक्ति न कभी हुआ है न कभी होगा कि उसके अंदर कितनी हिम्मत थी, कितनी ताकत थी कि उसके जिस्म से पता नहीं लगता था, लेकिन वो क्या क्या कर देते थे। आज तक ये बांग्लादेश के अंदर नोआखाली के अंदर वो बात कर रहा है कि आज तक न कोई दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ है। और हमारे नोआखाली के अंदर जो इन्होंने बात कही है, हमारे पोते भी याद रखेंगे, नोआखाली के अंदर गांधी जी की ये बातें ये जन्मों जन्म तक याद रखी जाएंगी। एक मुस्लिम भाई वहां पे बता रहा था, तो 4 महीने एक पागल वातावरण आगे लगी हुई है, वहां पे वातावरण को कैसा उन्होंने ठंडा किया। और लॉर्ड माउंटबेटन आ गए थे हिंदुस्तान को आजादी देने के लिए, लेकिन वो उन्होंने अपनी 22 रीगल गाड़ी भेज दी थी कलकत्ता, गांधी जी को जल्दी लाया जाए। गांधी जी ने कहा मेरा टाइम आने का नहीं हुआ। और गांधी जी ने वहां पे जब तक लोगों ने सबने पूरे नोआखाली में ये बात नहीं हो गई कि आज के बाद यहाँ पे कोई गलत चीज नहीं होगी, हिले नहीं। और जो सबसे बड़ी बात बताना चाह रहा हूं, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, एक से एक बड़ा आदमी दिल्ली में बैठा है, लेकिन दुनिया की प्रेस, खासकर अमेरिकन प्रेस, नोआखाली के जंगलों में वो गांधी जी को ढूंढती फिर रही है। अरे ये कोई फरिश्ता है या ये कोई भगवान है या ये जीसस क्राइस्ट आ गया है कि जिसको गांधी जी का क्या था, उन्होंने चप्पल छोड़ दी थी। चप्पल छोड़ने की वजह से रोज 5-6 किलोमीटर चलते थे, सड़कें वहां पे एकदम नुकीली थी, तो शाम को उनके पैर में अगर खून होता था तो वो खून घी और हल्दी डाल के वो जो कार्यकर्ता संघ थे उसको ठीक करते थे। देखिए एक व्यक्ति को समझने की कोशिश करिए। मेरा आज का जो ये वो है मकसद है, वो आपको उस ऊंचाई तक ले जाने का मकसद है। वो व्यक्ति के अंदर क्या था, उसके पांव से खून निकल रहा है, जा रहा है, लेकिन उसको वहां पे शांति चाहिए, उसको वहां पे भाईचारा चाहिए, उसको पूरा हिंदुस्तान एक चाहिए था, उसको हिंदुस्तान 2 नहीं चाहिए। तो वो महात्मा गांधी, तो वो जो अमेरिका की अगर उस वक्त की प्रेस में आप कहानियां पढ़े तो आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि वो जो यहाँ पे लोग आते थे, इंग्लैंड के अंदर नहीं होता था, क्योंकि इंग्लिशमैन को गांधी जी थोड़ी नफरत भी थी कि ये इंग्लैंड से इंडिया को दूर कर रहे थे। लेकिन यूरोप की प्रेस, अमेरिका की प्रेस,
जहां की भी प्रेस वहां पे पहुंचती थी, वो गांधी जी के लिए लिख रही थी कि ये कोई भगवान है, ये कोई फरिश्ता है, ये क्या चीजें हिंदुस्तान के अंदर कर रहा है। और देखिए वही हुआ आखिर में, कि आखिर में अंग्रेजों को जो हिंदुस्तान के अंदर 5000 घुड़सवार लेके हिंदुस्तान पे कब्जा करने को ही आ जाता है, तो उस हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख की फौज लेके अंग्रेजों को हाथ जोड़ के जाना पड़ा कि भाई ठीक है हम जाते। क्यों? पूरा हिंदुस्तान एक हो चुका, और उस हिंदुस्तान की एकता के अंदर अंग्रेजों को डर लगने लग गया। और यही कारण है कि गांधी जी के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संग का उनका होना करा, जलियांवाला बाग में जो घटना हुई कि कैसे गांधी जी ने जागृत किया था सबको, लेकिन वो ये हिंसा नहीं चाहते थे, उन्होंने जागृत किया था, और उस जागृति से अंग्रेज पागल हो चुके थे। वो पागलपने का एक नमूना था जो हुआ, लेकिन वो होने के बाद पूरा हिंदुस्तान और ज्यादा जाग गया। गांधी 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 हर जगह गांधी गांधी होने लगा। और उसके बाद तो फिर अलग अलग आंदोलन, अलग वातावरण, अलग अलग चीजें, कैसा हिंदुस्तान एक हुआ, और वो हिंदुस्तान एक आखिर में हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान आजाद हुआ परिवर्तन के संग, वो परिवर्तन कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिनको भी बड़ौदा के अंदर रहने के लिए घर मुश्किल हो रहा था, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर घटना लिखते हैं, और वो घटना किनके हाथों में देते हैं, और वो लोग उस घटना को अपने सिर के ऊपर रख के, ये परिवर्तन था। जिस हिंदुस्तान के अंदर क्या चीजें हो रही थी, वो 25-30 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो गया था, और वो परिवर्तन ही कारण बना था अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ने का। बाबा साहब अम्बेडकर खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? कि स्वतंत्रता मिलने तक बहुत ज्यादा बदलाव सोसाइटी में नहीं आया था, लेकिन ये भी बात है कि घटना बनने से पहले हमारे बॉम्बे, उस वक्त बॉम्बे कहते थे इसको, गुजरात और महाराष्ट्र इकट्ठा था, बॉम्बे स्टेट की सरकार, जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, उसने ये कानून पारित कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कुएं से पानी पी सकता है, किसी भी तालाब से पानी ले सकता है, किसी के संग भी वो जा सकता है। अगर कोई उसके संग वो करेगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। ये 1947 या 46 में बॉम्बे की सरकार ने ये कानून बनाया। तो कहने की बात है वो परिवर्तन, जिस देश के अंदर सब अपने अलग अलग चल रहे हैं, और अंग्रेज यही चाहते थे सब अलग चले, तो गांधी जी ने सबको एक कर दिया, एक दिशा दे दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक दिशा दे दी। गांधी जी अपने समाज से लड़ रहे थे, समझा रहे थे तुम गलत कर रहे हो, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज को हिम्मत दे रहे थे, संघर्ष करो, अपना हक जो तुम्हारा अधिकार है वो लो। और ये मैं मैसेज चाहता हूँ, ये मैसेज वो हाथरस में पहुंचना चाहिए कि जो राजपूतों ने एक टोली बना के, जो एक दलित की बेटी जिसका वहां पे मर्डर कर दिया गया, तो उसके घर के चारों तरफ उन्होंने, जहाँ पे हमारे नेता राहुल गांधी जी पहुंचे थे, तो वो मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए कि भाई ये भारत देश के अंदर ये चीजें ठीक नहीं, अब ये जो 10% चीज है ये भी खत्म हो जाएगी तो भारत और मजबूत बनेगा। और आज का चूंकि ये गांधी जी के बारे का वो था, तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात आपको बोलना चाहता हूं। हमारा नेता राहुल गांधी जी की वो भाषा बोलता है कि हमें हर चीज को प्यार से जीतना है, हमें हर चीज को मिला के जीतना है, सबको एक करके जीतना है। तो वो जो चीज है जो इस नौजवान ने हमें कांग्रेस वालों को एक नेतृत्व देने का काम किया है, मुझे विश्वास है कि गांधी जी के उन उसूलों के चलते हुए आखिर में उनको सफलता मिलेगी, और उनकी जो सफलता है वो हमारी और पूरे देश की सफलता होगी। मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय गांधी। धन्यवाद बख्शी जी, आपने गांधी जी के विचार, उनका कार्य और आजादी की लड़ाई में उनका योगदान और संघर्ष इसके बारे में बहुत ही विस्तारित रूप से यहाँ पे मार्गदर्शन किया, इसके लिए धन्यवाद। इसके